हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 12 14 मैम रोल नंबर 10 ठीक है जी 12 14 16 मैम 16 14 14 16 12 नहीं है 22 29 33 22 present ma'am 30 33 present मैम ठीक है 37 41 42 37 present ma'am 42 present मैम 53 54 56 53 present मैम 54 मैम ठीक है बच्चे 58 59 60 60 present ma'am 61 63 65 61 मैम ठीक है 67 68 69 मैम 65 ठीक है ओके 69 ma'am 69 ma'am 69 भी कर दिया 68 है 73 73 भी कर दिया 74 75 76 ma'am 75 ठीक है 76 तक कोई नहीं 77 79 1505 68 मैम 6 present मैम 8 present ठीक है 10 12 15 मैम 15 ठीक है बच्चे मैम 576 present ठीक है बच्चे 16 18 19 ma'am 19 present ma'am ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे 20 21 25 29 30 31 32 33 35 Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे 36 43 35. ठीक है बच्चे कर दिया 36 43 44 43 present मैम ठीक है 45 46 47 मैम 47 मैम 46 ma'am ma'am 44 present ठीक है बच्चे सुन लो अटेंडेंस रोल प्रेजेंट बोल रही हूँ मैं रोल नंबर 1 10 14 16 22 33 37 42 53 54 60 then 61 63 65 67 69 73 75 76 1506 1508 15 15 15 16 15 18 15 19 15 20 15 33 15 35 15 43 44 45 46 47 ये प्रेजेंट है मेरे पास 5 12 12 को भी लगा दिया और कोई मैम 574 74 79 भी लगा दिए और कोई रहता है 5 12 लगाया है 74 79 इसके अलावा कोई ठीक है क्लास कल का टॉपिक तो क्लियर हो गया आई होप सो आज मैंने जो पीडीएफ शेयर की है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था हम प्रिम्स एंड क्रिस्टल के ऊपर एक बार रिवाइज करेंगे देन आई विल बी मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक बाय टुमारो तो एक बार इसको हम रीड आउट कर लेते हैं टॉपिक को ठीक है द टेक्निक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ग्रीडी टेक्निक ऑलरेडी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्रीडी टेक्निक क्या है ग्रीडी अप्रोच क्या कहता है 3 things are associated with the greedy technique first is a feasible solution ठीक है feasible means it is there must be some solution मिलना चाहिए जैसे हम कहते हैं ना आपका SDLC में whether the project you are going to make whether the software you are going to make is feasible or not ऐसा कुछ possible भी है हो सकता है whether it will lead to execution or not feasible means this thing ठीक है तो पहली बात तो फिजिबल हमारे पास बहुत से फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जैसे आप एक प्रोग्राम की बात ही करते हैं हम बोलते हैं ना देयर नंबर ऑफ वेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोग्राम तो वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं बट
द सॉल्यूशंस जो हमारी कंडीशन को या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करता है, दैट आर टर्म्ड एज फिजिबल। ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लेकिन वो हमने हमारी जो क्राइटेरिया थी, जो नीड्स थी, वो हमें फुलफिल ही नहीं किया, तो उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बोलते। रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम डज नॉट मीन्स इट्स फिजिबल। कोई भी प्रोग्राम रन करवा सकते हो, पर क्या तुम्हें वो चाहिए था जो प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है? तो दैट इज टर्म्ड एज फिजिबल। ठीक है, तो एक से ज्यादा फिजिबल सॉल्यूशंस हर टेक्निक के होते हैं, चाहे वो ग्रीडी टेक्निक के ले लो या किसी के भी होते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम यही कहते हैं हमेशा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग अप्रोच, बट यू नीड टू सिलेक्ट द सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, द टेक्निक्स यू आर फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगेन फॉर द ग्रिडी टेक्निक आल्सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बट द फिजिबल सॉल्यूशंस you have to check depending on the conditions and the constraints। ठीक है, एक से ज्यादा फिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट among all the feasible solution, जितने भी solutions possible हो सकते हैं according to your greedy technique or anything, the solution which gives you the best results as per requirement is known as optimal solution। there can be only one optimal solution। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में हम कहते हैं the two or the three या two or more than two cases will give you the same results, they all are considered as optimal, but on a specific point of view हम यही कहते हैं there can be only one optimal solution, the best can be only one। सिमिलर सी अगर चीजें कहते हैं ना, जैसे आप मान लो कि दो एजेस सेम है या कुछ ऐसे काइंड ऑफ कंडीशन, तो दो सिमिलर रिजल्ट्स मिल जाएं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो दोनों ऑप्टिमल ही होते हैं, बट वो बहुत रेयर चांसेस, एक्सेप्शनल चांसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं क्योंकि रिजल्ट ही सेम है तो बोथ आर ऑप्टिमल। वैसे हम यही लेके चलते हैं द बेस्ट इज ऑलवेज वन। जैसे टॉपर हमेशा वन नहीं होता, बट दो लोग सेम स्कोर कर जाए तो दो टॉपर्स भी बन जाते हैं, तो सेम इज द केस विद दो सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब तुम्हारी प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है, तुम्हारा जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये ग्रीडी टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं। ग्रीडी मतलब लालच, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, लालच तुम्हारा कम के लिए भी हो सकता है, ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स तुम्हारा लालच किसके लिए। अगर तुम्हें पैसे निकालने की बात करें, तुम्हें खर्चा करने की बात करें, तुम कहे मेरा खर्चा कम से कम हो, लेकिन तुम्हें यही कहूँ मैं तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है इस चीज से, तुम कहे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो तुम्हारी ग्रेडीनेस क्या है, तुम्हारा लालच जो कि मिनिमम या मैक्सिमम दोनों केसेस के ऊपर डिपेंड कर जाए। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कि तुम बेस्ट सॉल्यूशन किस टर्म्स में ले रहे हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ मिनिमम, then the lowest value is considered as the best solution। if you are taking your problem is based on calculating the maximum values, then the maximum value, the greatest value or the highest value is considered as your optimization problem। taking the first greater into concern, then going towards the lesser greater value is your requirement। ठीक है, तो इन तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव वेरियस टेक्निक्स, दैट इज ग्रीडी, डायनामिक एंड ब्रांच एंड बाउंड, जो हमने शुरू में टाइप्स पढ़ी थी एल्गोरिथम्स की। ठीक है, तो दो अभी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टेक्निक्स हमने ग्रीडी और डायनामिक करनी है, ब्रांच एंड बाउंड अभी हमारा पार्ट नहीं। देन जैसे ये उसने बाइनरी ट्री लिए हैं, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने कहा सपोज अ प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट सम ऑफ नंबर्स ऑन अ पाथ इन अ बाइनरी ट्री, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ नंबर्स। अब ये एक ट्री है, लार्जेस्ट सम ऑफ नंबर्स क्या है, सबसे पहले आई विल बी सिलेक्टिंग 20, ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ 20 व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी हैविंग अ रेफरेंस टू ओनली टू नेक्स्ट nodes, that is two child nodes, this is a left child and this is a right child, 30 is a left child of 20 and 10 is a right child of 20। now my greediness allows me to select the maximum value because I need to calculate the largest sum of numbers, so I'll be focusing on 30 first। 20 के बाद मेरी सिलेक्शन क्या होगी, ग्रीडीनेस के बेस पे 30 की, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम कहती है लार्जेस्ट सम फाइंड करना है। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहती है मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करो, तो मैक्सिमम 30 है तो 30 को अप्रोच करूंगी। देन 30 के बाद देयर विल बी अगेन आई विल बी हैविंग रेफरेंस टू टू वैल्यूज 20 एंड 40, देन इट विल बी 40।
the selection is based on the maximum value, that is 40. So the largest sum is, I can say 20 plus 30, 50 plus 40, 90. That is in nowhere case, और किसी भी केस में ये valid नहीं है. तो this is a best optimization problem, best optimal solution, जो कि valid है, जो कि true है according to this problem. But this can not be always true. ये जरूरी नहीं कि हर बार जो greediness के बेस पे selection हो, that is always your best optimal solution. ठीक है, वो greediness के बेस पे optimal solution हो सकता है, लेकिन overall solution की बात करें तो we can't say, क्योंकि greedy technique जो है that focuses on the greediness on local modules rather than the global module या global problem. Local problems के ऊपर उसका focus था. That's why this will be. ठीक है, यहाँ पे तो वो वैलिड हो गया 90 पे, 30 40 20 30 40 90. In this case sum is highest among all the possible numbers on the path. जितने भी paths होंगे सबसे highest यही sum था. लेकिन अगर मैं यही नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, नाउ अगेन ग्रीडी टेक्निक लगाती हूँ, 20 के बाद सिलेक्शन है ग्रेटेस्ट वैल्यू की 30 के बाद सिलेक्शन होगी 40 की. इसमें सॉल्यूशन देखें तो लार्जेस्ट सम इज 90. लेकिन अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं 20 के बाद 10 के बाद आई विल बी गोइंग टू 100, देन द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम सम इज 130, जो कि बेस्ट ऑप्टिमल था. लेकिन ग्रीडीनेस की वजह से लोकल मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करते करते मेरा जो इसका सॉल्यूशन निकला दैट इज 90. ठीक है, ये देखो इसने दिखाया हुआ है, हमारा ग्रीडीनेस के ऊपर 90 सिलेक्ट हुआ है, लेकिन द हाईएस्ट सम ऑफ वैल्यूज ऑन द नोड ऑफ पाथ इज 130. So in this case, the greedy method fails to give the accurate solution. ठीक है, this is only a hit and trial kind of कह सकते हो आप. यहाँ just a luck factor कि local modules का focus overall तुम्हारा global solution को cover कर जाए, ये हर बार जरूरी नहीं है होगा. Next था आपका, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इसने, we can conclude that the greedy technique always make the choice that seem to be best at the moment. एक moment के लिए best हो सकती है, that is tries to find the local optimal solution. Local वो best है, optimal means best, localized best है वो at each step by selecting the optimal solution in the hope that this local optimal solution will lead to global optimal solution. However, generally ज्यादातर जो ग्रीडी एल्गोरिथम है डू नॉट प्रोवाइड ग्लोबली ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. मैक्सिमम केसेस पे जो हम इसकी एक्यूरेसी कहते हैं या मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है दैट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लोबली. बहुत कम केसेस में हम कहते हैं लोकल मॉड्यूल्स के सिलेक्शन पे ग्लोबल भी ऑप्टिमल मिले, दैट इज वेरी रेयर. अब इनके ऊपर हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, बट समटाइम्स देयर आर सम काइंड ऑफ कंडीशन, सम रिक्वायरमेंट्स, वी नीड टू फॉलो द ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट इंस्टेंस. तो ऐसी बहुत सी अप्रोचेस हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. एक आदमी ने अपने प्रोडक्ट्स बेचने जाने, अब उसको नहीं पता, उसने लोकली यही सोच रहा है कि मेरे को कौन सा पाथ सही रहेगा, ये छोटा रहेगा ये छोटा रहेगा. ठीक है, प्रिम्स का मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, कितना डिस्टेंस, ये भी प्रिम्स का वही है, कितना कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, जो कि हम पढ़ रहे थे. देन क्रूस्कल का, डिजकास्ट्रास जो नेक्स्ट हम करेंगे, ग्राफ मैप कलरिंग, एक कलरिंग करनी हमने स्टार्ट करनी, जैसे हम कहते हैं नेबर कलर सेम नहीं होने चाहिए उसके ऊपर, वर्टेक्स कवर, नैपसैक प्रॉब्लम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस ग्रीडी अप्रोच. ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस इज जस्ट अ सिंपल सी एग्जांपल ली है उसने, दैट यू मे स्किप, क्योंकि अगर आपको ग्रीडी अप्रोच के ऊपर आता भी है क्वेश्चन फुल फ्लेश्ड, तो यू कैन गो फॉर दीज एक्सप्लेनेशंस. एक ट्री ले लो, उसका लार्जेस्ट सम ले लो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव. जैसे लार्जेस्ट सम, लार्जेस्ट पाथ की भी एग्जांपल ली ना हमने, उसी एग्जांपल को कवर करके बता दो कि ग्रीडी अप्रोच की इस केस में बाय चांस लार्जेस्ट निकली, ऑप्टिमल सॉल्यूशन था ओवरऑल ट्री का, लेकिन सेकंड केस में लोकल फोकस ने ग्लोबल फोकस को कंसर्न में नहीं लिया, ग्लोबली ऑप्टिमाइज नहीं था सॉल्यूशन, तो उसके केस में ये आप स्किप कर सकते हो पॉइंट 5.2 वाला पेज. ठीक है, नेक्स्ट आई विल बी गोइंग फॉर द
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि आप पढ़ सकते हो। इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स इज कम, क्योंकि जल्दी हम डिसीजन ले, ओवरऑल सोल्यूशन पे फोकस नहीं है हमारा। कैन बी यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन और फाइंडिंग क्लोज टू ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। ये आप पढ़ लेना। डिसएडवांटेज क्या है? करेक्टनेस इश्यूज है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर इश्यूज है इनके। uses local optimality and local optimal solution, not always the global optimal solution, ठीक है। Even if the greedy approach gives the correct solution, it is hard to prove the reason for its correctness. ये जरूरी नहीं है कि उसका बेस्ट ऑप्टिमल ग्लोबल भी सोल्यूशन ऑप्टिमल हो। बाय चांस इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ checking, a comparison between the global solution and the solution calculated by the greedy technique. उनमें comparison बहुत difficult हो जाता है, so we can't prove. We can just say that this is the best optimal according to greedy approach. नेक्स्ट था आपका, हमने किया था मिनिमम स्पेनिंग ट्री, MST। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन MST। तो याद रखना मिनिमम स्पेनिंग ट्री की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। A tree can be defined as undirected, acyclic and connected graph. Undirected directions नहीं होती ट्री में, क्योंकि always the movement is from top to bottom, ठीक है। Then it is acyclic. Acyclic means there should not be any cycles. यानी कि जब कोई पाथ को डिफाइन करते हैं, the starting and the ending vertex should not be the same. And it should be a connected. Disconnected values are not allowed for trees, ठीक है। ग्राफ में कनेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं, अनकनेक्टेड ग्राफ्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी द पॉसिबिलिटीज। उनको टर्म किया गया, कनेक्टेड ग्राफ है या अनकनेक्टेड है, बट ट्रीज कैन ऑलवेज हैव ऑलवेज टू बी कनेक्टेड वंस, ठीक है। A tree can be defined as undirected, acyclic and connected graph if there is only one path connecting each pair of vertices. हर pair of vertices में there can be only one path, क्योंकि जब मल्टीपल पाथ है इसका मतलब वो साइकिल्स की बात कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट उसकी बात हो गई कि एक ही पाथ हो, तो उसमें हम उसको कहते हैं, दैट इज अ टर्म ऑफ अ ट्री, द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री, ठीक है। अब स्पेनिंग ट्री क्या होता है? स्पेनिंग ट्री ग्राफ के कंपैरिजन में क्या होता है? एक ऐसा ट्री दैट कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, जिसके पास ग्राफ के सारे वर्टिसेस हो। या हम ये कहेंगे स्पेनिंग ट्री क्या है? ग्राफ का एक सब ग्राफ है दैट कंटेन ऑल द वर्टिसेस एंड इज अ ट्री। उसके वर्टिसेस सारे होने चाहिए और ट्री होना चाहिए। ट्री की डेफिनेशन में क्या था? अनडायरेक्टेड होना चाहिए। सेकंड क्या था? असाइक्लिक होना चाहिए, साइकिल्स भी नहीं होने चाहिए। थर्ड क्या था? उसने कहा था कनेक्टेड है। अगर सारे वर्टिसेस कवर कर दिए, सारे वर्टिसेस कवर कर दिए, अनडायरेक्टेड है, असाइक्लिक एंड कनेक्टेड है, तो वी टर्म दैट काइंड ऑफ ट्री एज अ स्पेनिंग ट्री। अ कनेक्टेड ग्राफ और अ ग्राफ मे हैव मेनी स्पेनिंग ट्रीज। एक ही ग्राफ के बहुत सारे स्पेनिंग ट्रीज है, जैसे इसने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्राफ। ग्राफ क्यों? क्योंकि देयर आर साइकिल्स आल्सो, वी हैव टू से दैट दिस इज अ ग्राफ। अब इसकी अगर मैंने स्पेनिंग ट्रीज बनाने हैं, स्पेनिंग ट्रीज का मतलब इसके सारे वर्टेक्स कवर करो सबसे पहले, ABCD। अब ये चारों, पहले 4 एग्जांपल देखो, चारों में चारों नोड्स हैं ABCD, बट दे आर हैविंग ओनली वन पाथ बिटवीन देम। एक ही पाथ है, नो साइकिल्स, नो डायरेक्शंस एंड ऑल आर कनेक्टेड। So there can be a possibility of multiple spanning trees from a single graph, ठीक है। This spanning tree may have weights, all depends। ये जरूरी नहीं कि weighted ही होना चाहिए या जरूरी नहीं unweighted ही होना चाहिए, all depends, ठीक है। But we are trying to find the optimal solution, so we always consider that it to be a weighted graph as well as to make a weighted tree from that graph। weights के साथ ही हम उसका optimal solutions find out करते हैं, वरना करना क्या है? There can be many possibilities। जैसे हम इसको travel ही करवाना था, तो we can travel from B to A to D, D to C, then D to A to B, B to C। The traveling can be in any order, but because of their weights, we can find out the optimal solution
either on the basis of their minimum values or on the basis of their maximum values. The weights are must. ठीक है, जैसे अब इनका वेट दिया, अब ये स्पैनिंग ट्रीज के साथ ये 4 स्पैनिंग ट्री विद वेट्स असाइन हुए. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? जस्ट दिस वन, द फर्स्ट वन इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बिकॉज उनके अलावा अगर कोई भी वैल्यूज को सम आउट करो एजेस को, तो इट विल बी ग्रेटर देन दिस सम. दिस इज 7, all rest are greater than 7. So that's why we say, in order to find out one feasible solution, one optimal solution, we need to assign weights to the graph as well as to the corresponding tree. ठीक है, वो सबको डिफरेंशिएट करेगा, नहीं तो सारे सेम है. जैसे मैंने कहा ना, फिजिबल सॉल्यूशन में बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, बट कौन सा आपके लिए जो एक्यूरेट है, ऑप्टिमल कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए वेट्स इज मस्ट. ठीक है, ये देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वेरियस एप्लीकेशंस लिखी हैं, आपको पूछी जा सकती हैं. MST is used in the design of network. Networks में यूज होता है, वही डाटा केबल्स की लेंथ को ले सकते हो, to connect a group of individuals who are separated by various distances. Yes. ठीक है, MST is used very efficiently in terms of cost, क्योंकि जितनी ज्यादा केबलिंग यूज होगी उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, उतना डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ेगा, तो कॉस्ट के साथ उस केबलिंग लेंथ को आप कोरिलेट कर सकते हो. द लेंथ ऑफ द केबल विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द connection between the two individuals. MST does not do anything with the distances, but it determines the least cost. ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस पे फोकस नहीं है, क्योंकि वो केबलिंग हमें कॉस्ट पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी, बिकॉज MST does not have any cycle and the edges are of minimum weight. ठीक है, साइकिल्स अलाउड नहीं है और उसमें मिनिमम वेट को हमने कंसिडर में लेना है. MST is used to find airline routes. The vertices of the graph represent the cities and the edges represent the routes between the cities. MST will optimize the route between the different cities by finding the least cost path with no cycles. It should not, मतलब there should not be repetition to travel the same city twice. अगर एक ही सिटी पे दोबारा पहुंच गए तो साइक्लिक बन गया वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा जब प्लेन्स मूव करते हैं, दे शुड मूव टू डिफरेंट सिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. वो ऑर्डर क्या है? बाय कवरिंग द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज. Another application of MST is to solve the traveling salesman problem, जो बहुत बार हमने डिस्कस किया है. ठीक है, this problem is to find the shortest path that visit each point at least once. हर घर को, अगर रिलेटेड भी मेरे एरिया में 10 घर है, तो उसका काम है 10 घरों को विजिट करना, लेकिन हर घर को मैक्सिमम ऑफ वंस, एक बार ही मूव करना है. ठीक है, अब इस MST के ऊपर उसने कहा बहुत से मेथड्स है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करने के. तो 2 मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, दे आर क्रूस्कल एंड प्रिम्स. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, क्रूस्कल क्या था? एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि फोकस करता है रैंडमली ऑन द मिनिमम वेट्स. आप इसकी एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ पूरे ग्राफ की. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स ऑफ एजेस. So the first one has to be served first by taking into concern that it should not form any cycle. ठीक है, in Kruskal algorithm, minimum cost edge is chosen in each step to form the minimum spanning tree. Minimum cost of the edge is chosen. In this algorithm, all the edges of the graph are ordered in increasing order of their weight. उनको ऑर्डर किया, जिसको हम कह रहे हैं प्रायोरिटी क्यू बनाइए उसकी. मैंने कहा जितनी बुक्स देखोगे, जितने सोर्सेज देखोगे, हर जगह पे उसने वर्डिंग का हेर फेर किया. काम वही रहेगा, वर्डिंग उसने वहां पे प्रायोरिटी क्यू को टर्म यूज कर ली थी, यहाँ पे उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स में अरेंज कर दो. यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म्स. Then at each step we would add the least cost edge to make MST so that it joins the two partial trees together. If adding forms a cycle, then it is rejected. ठीक है, both the nodes of the edge are already in the partial MST form. That is, अगर उसके edge पे साइकिल बन रहा है, इसका मतलब वो दोनों नोड्स ऑलरेडी कवर्ड है, तभी वो साइकिल बना रहा है.
अगर कोई भी एक नोड अनकवर्ड रहता है तो वो साइकिल फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। जैसे ए ऐड हुआ ट्री में, ए बी नोड ऐड हुए हैं, ठीक है, देन बी के बाद एफ नोड, ये वाला एज ऐड किया है, लेट इट बी, लेट इट बी, पहला एज मेरा सिलेक्शन हुई ए बी की, लेट इट बी मैंने भी कहा है, ठीक है। देन उसके बाद मेरी एज की सिलेक्शन हुई ये वाली बी टी की, देन द सिलेक्शन ऑफ द एज इज टी टू ई, ठीक है। अब लेट इट बी, अब तुम्हारी एज जो है ए टू ई आपने एज इंक्लूड करना है। ए टू एज हम कैसे कह सकते हैं साइकिल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ए एज, ए जो वर्टेक्स है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ दिस एज ए टू बी, ए बी एज की वजह से ए वर्टेक्स तो आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका ट्री में। अब ई एज ई टी की वजह से ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो ए टी को कवर करने का मतलब है दैट विल लीड टू साइकिल, क्योंकि कोई भी एज जब आप इंक्लूड करते हैं ना उसका एक वर्टेक्स अनकवर्ड होना चाहिए, देन वो साइकिल फॉर्मेशन नहीं करता। ये उसकी अलाइस डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन हो गई जो कि चेक करेगी साइकिल फॉर्मेशन। ये आप एल्गोरिथम में यूज करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। किसी को ये पॉइंट ना क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये एल्गोरिथम में यूज होगा यही पॉइंट। बच्चे देखो, सबसे पहले जब आपने एज सिलेक्शन की ए बी, अब ए और बी ऑलरेडी, अभी तो ट्री में तुम ये देखो ना, अभी ट्री में कोई नोड्स नहीं है, सबसे पहले आपने ए बी इंक्लूड किए, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब ए बी को इंक्लूड करने का मतलब है ट्री में कोई नोड्स नहीं था तो ए बी कैन बी टेकन बोथ टुगेदर। अब जब नेक्स्ट आपका एज सिलेक्शन होगी, लेट इट बी वो बी सी है, अब बी सी एज में बी तो ऑलरेडी ट्री का पार्ट बन चुका है लेकिन सी नहीं, तो हमें बिना डाउट के ये इंक्लूड कर देना। क्यों? क्योंकि साइकिल फॉर्मेशन कभी भी नहीं करेगा जब उस एज के जो दो वर्टेक्स होंगे उसमें से एक वर्टेक्स अभी तक उसका पार्ट नहीं बना, वो कभी भी साइकिल नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे आके मान लो ए सी एज मैंने इंक्लूड करना है, अगर उसके दोनों वर्टेक्स कवर हो चुके वो ऑटोमेटिकली साइकिल फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग। तो whenever we need to add any edge, जब भी हम कोई एज ऐड करने की कोशिश करते हैं, we need to check for both the vertex that makes that edge, वो वर्टिसेस को चेक करते हैं। अगर दोनों ऑलरेडी आपके वर्टेक्स सेट में कवर हो चुके हैं तो वो एज को रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं वर्टेक्स सेट में कवर हुए तो हम वो उस एज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको पार्ट बनाते हैं। दिस इज हाउ द एल्गोरिथम ऑफ क्रूस्कल विल वर्क, ठीक है। We here assume S as the ordered set of edges, ordered मतलब मिनिमम वेट की वजह से उसको ऑर्डरिंग की हुई है, ये सबसे छोटा वेट है, देन उसका ये, देन सेकंड, देन मूविंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट, ठीक है, with the least cost edge ending with the largest cost edge. M is the set of edges giving the MST. अब MST में कौन कौन से, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कौन कौन से एजेस इनमें से इंक्लूड किए हैं। अब जितने भी एजेस होंगे इनमें से कोई ना कोई एज होंगे, ग्राफ में से कोई एज आना है, उसका पार्ट बनना है, सारे नहीं होंगे लेकिन उसका एक सबसेट होता है। अब कौन से लेने हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी एल्गोरिथम पे। इनिशियली एम इज एम्प्टी, ट्री में कोई भी अभी एजेस नहीं है, एंड एज द एल्गोरिथम प्रोसीड्स लीस्ट कॉस्ट एज दैट डज नॉट क्रिएट साइकिल इज एडेड टू एम। जैसे सबसे पहले हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले दिस इज द ग्राफ, इनिशियली ये ऑर्डर हो गया, सबसे पहले वील पिक ए बी बिकॉज दैट इज हैविंग द मिनिमम वेट ए बी, तो सबसे पहले मैंने ए बी को ऐड किया, इसने यहाँ पे ग्राफ सब में सेम बना दिया। यू विल मेक इट वन बाय वन, सबसे पहले ए बी को ऐड करो, यू विल मेक अ लाइन बिटवीन ए एंड बी, देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब ए बी ऐड हो चुका है, नेक्स्ट इज इफ आई विल बी चेकिंग देन सी ई, ए बी के बाद ए बी अब यहाँ से रिमूव हो गया, देखो तो वो स्पेनिंग ट्री का पार्ट बन गया। नेक्स्ट एज इज सीई जो कि इसका फर्स्ट बना एलिमेंट। अब सीई का वेट क्या है, सीई वे सीई दिस वन, ठीक है। अब ऑलरेडी दो वर्टेक्स कवर हुए थे ए और बी, सीई में दो और वर्टेक्स कवर हो रहे हैं जो कि प्रीवियसली अभी अनकवर्ड थे, तो सीई को भी हमने एज इंक्लूड कर लिया स्पेनिंग ट्री में। सीई के बाद क्या है, बी एफ, चेक फॉर बी एफ। बी एफ अगर मैं बी एफ की बात करूं तो बी इज ऑलरेडी कवर्ड बट एफ इज नॉट कवर्ड टिल येट, तो आई विल बी टेकिंग बी एफ ऑल्सो फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ मिनिमम स्पेनिंग ट्री। बी एफ भी कवर हो गया। नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग सी एफ, ठीक है।
अब C और F, ठीक है, नो डाउट CF हैज ऑलरेडी covered both the values, but we'll be checking for the consecutive values, तो CF को भी ये इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, क्योंकि CF एक डायरेक्टली एज का पार्ट नहीं थे, तो इसने CF को भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट इट विल कवर फॉर BD, जस्ट CF, CF के बाद EF, AE और BD। EF को उसने डिस्कार्ड किया, साइकिल बन रहा था, AE को डिस्कार्ड किया, साइकिल बन रहा था, BD को डिस्कार्ड, BD को सिलेक्ट किया, साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रही। अब जब BD को कवर करता है तो ये सारे एजेस कवर हो जाता है, क्योंकि ओनली D वाज द नोड दैट इज लेफ्ट अनकवर्ड, तो BD एज की वजह से D नोड भी कवर हो जाता है। तो विद दिस विल बी स्टॉपिंग विद द एल्गोरिथम। AD को हम कवर ही नहीं करेंगे, वो स्पेनिंग मतलब एजेस का पार्ट ही रह जाएगा, वहां तक हमारा एल्गोरिथम पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ हमारी स्कैनिंग पहुंचेगी नहीं, हम उससे पहले स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। यही इसने ये सारी एल्गोरिथम में लिखा है, चेक करो। सबसे पहले उसने क्या कहा, टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिथम, लेट M बी द सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस दैट विल मेक द MST, जो कि यहाँ पे हमने किया था, दिस वन, ये M लिया था, तो इनिशियली M को क्या किया हमने, नल डिफाइन किया, क्योंकि अभी उसमें कोई एजेस नहीं है। S क्या था, सेट ऑफ एजेस जो कि ग्राफ का पार्ट है, जितने भी ग्राफ में एजेस हैं इन ऑर्डर्ड वे, वो सारे लिए थे, वो इसने यहाँ पे लिए। लेट M बी द सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस दैट विल मेक द MST, अभी इनिशियली M इज नल। सेकेंड स्टेप में उसने क्या लिया, लेट S बी द सेट ऑफ ग्राफ एजेस, ठीक है। The rest of the edges we are going to discard of the graph, we are only going to take into concern n-1 edges। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में पहले दिन से यही पढ़ रहे हैं, if there are n vertices in a graph then the minimum spanning tree will have n-1 edges, sure exactly n-1 edges ही होंगे, अगर 5 वर्टेक्स है तो 4 edges ही होंगे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएगा। तो इसलिए हमने कहा, उसने कहा बाकी सारे एजेस को नल डिफाइन करके डिस्कार्ड करो और सिर्फ n-1 एजेस को कंसीडर करना है हमने, उसमें से जो कि S के वर्टिस एजेस पड़े हमारे पास, जितने भी एजेस है उसमें से n-1 मैंने उठाने हैं, बस बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाने हैं। अब उसने क्या कहा, रिपीट द स्टेप जब तक S में या तो नल नहीं हो जाता या S खाली हो जाए, या M जो है n-1 एजेस नहीं पहुंच जाते। M में अगर n-1 एजेस आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको डिस्कार्ड कर दो। जैसे इस केस में कितने वर्टेक्स थे, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 5 एजेस उसने इंक्लूड किया, तो उसने कहा डिस्कार्ड कर दो, इसके बाद यहाँ जाना ही नहीं, यहाँ S खाली हो जाए तो उसके बाद जाना ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली दिस कंडीशन विल बी गोइंग टू रीच टू दिस कंडीशन, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बोलो मैम सेकंड स्टेप रिपीट कर दो एक बार। दिस वन, हाँ जी मैम, ये एज इन M और n-1 मैम, ये नहीं पता लगा ये लास्ट। हाँ जी हाँ, हाँ जी बच्चे ये देखो ना, इनिशियली हमने क्या लिया, S क्या लिए, सारे एजेस जितने भी ग्राफ में थे इन ऑर्डर्ड वे, क्योंकि हमने पहले ही कहा क्रूस्कल ने उसको ऑर्डर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट अरेंज करना ही है, जो कि प्रायोरिटी क्यू हम कहते हैं। तो S is a queue holding all the edges according to the increasing order of their weights, yeah, S is a priority queue of the all the edges of the graph। इसमें सारे एजेस होंगे, डुप्लीकेट्स भी होंगे, साइकिल फॉर्मेशन वाले सब कुछ होंगे, जितने एजेस यहाँ पे बने वो सारे होंगे। हमने क्या कहा है, अब M क्या इनिशियली सेट ऑफ एजेस जो स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। हमें हमेशा पता होता है अगर n एजेस है, इफ आई विल बी हैविंग n एजेस इन द ग्राफ, n वर्टिसेस सॉरी, तो स्पैनिंग ट्री चाहे क्रूस्कल टेक्निक फॉलो करो चाहे आप प्रिम्स फॉलो करो, n-1 एजेस ही बनेंगे, तभी हम कहेंगे वो ट्री की प्रॉपर्टी को ओबे करता है इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि वो कनेक्टेड भी रहेगा, वो साइकिल फॉर्मेशन भी नहीं करेगा, ये टेक्निक्स वैसे ये चीज चेक करती है, और वो क्या होगा, असाइक्लिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा अब इसमें एजेस कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 एजेस हैं मेरे पास। वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं। इसका मतलब मेरे इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एज कलेक्शन में सिर्फ 5 एज आने चाहिए। 3 को मैंने डिस्कार्ड करना है, 3 एजेस क्लियर है डिस्कार्ड, मैम? ये वो कह रहा है। ठीक है, यस मैम। दिस वाज द पॉइंट कि इनिशियली m जो है एम्प्टी है, m इज अ सेट ऑफ एजेस और s क्या है? सेट ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ। लेकिन s में कितने एजेस आएंगे? n-1 एजेस आर ओनली अलाउड, रिमेनिंग एजेस विल बी डिस्कार्डेड और उनको नल ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो डिस्कार्ड होगा मतलब वो डिलीट हो गया, वो नल बन गया।